हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट, हम लोग डिविडेंड पॉलिसी में अब तक 3 लेक्चर में पूरे डिविडेंड पॉलिसी के बारे में हम लोग समझे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझे, डिविडेंड पॉलिसी कितने टाइप्स के होते हैं, वाल्टर मॉडल क्या है, गॉर्डन मॉडल क्या है। और आज इस चैप्टर का अंतिम क्लास, जो कि हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बच्चों को कहना है कि सर ये सबसे पता नहीं क्या है, टफ है, समझ में नहीं आता है, ये MM अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच। ये एक बहुत ही प्यारा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही समझ लीजिएगा, टिपिकल तो है नहीं, बट थोड़ा सा कंसेप्ट की बात है, माइंड कंसंट्रेट करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज हम लोग इसको बहुत ही बारीकी से और पूरी स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि MM अप्रोच है क्या, इसके क्या एजम्पशंस हैं, किस बेस पर ये काम करता है, इसके कैसे वैल्यू को निकालते हैं, और ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कंपनी की वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फटाफट पेन कॉपी लेके जुड़िएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, तो अलग अलग वाल्टर साहब और गोडोन साहब ने भी अपने अपने रूल्स दिए थे, उनका भी अलग अलग एजम्पशन था। इस एजम्पशन के थ्रू हम लोग कंपनी की वैल्यू को निकालते थे, शेयर की वैल्यू को निकालते थे। लेकिन ये जो मोदी गिलानी और मिलर का जो सिद्धांत है, ये अप्रोच है, ठीक है, इसमें इनका ये मानना था कि कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी होता है ये अप्रासंगिक होता है, या इनरिलेवेंस कह लीजिएगा। ये क्या होता है? इनरिलेवेंस। अभी तक जो हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं वो क्या था? रिलेवेंट था, बट ये इनरिलेवेंस है। मतलब इनका ये मानना था कि अंशधारियों के धन को जो प्रभावित नहीं करता। मतलब ये मानना है कि कंपनी जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करता है वो कंपनी के शेयर होल्डर के वैल्यू को क्या करता है? इफेक्ट नहीं करता है। उनका मानना है कि अंशधारियों का जो भी लाभांश होता है या पूंजीगत लाभ के रूप में जो भी प्राप्त होने वाली आय है, वो उसके क्या होता है? बहुत ही नज़दीक होता है, बहुत ही क्लोज रहता है। ठीक है, मतलब कि ये देखा जाता है कि इसके अभाव में देखा जाए कि डिविडेंड दे चाहे न दे, इसके अभाव में कंपनी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कि कंपनी जो भी अपना इनकम हो रहा है उसको रिटर्न अर्निंग के रूप में रखे, या डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, या डिविडेंड बांट दे, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कंपनी का जो मूल्य होता है वो उसके इनकम पर डिपेंड करता है। कंपनी की जो वैल्यू होती है कंपनी के मेनली वो इनकम पे डिपेंड करता है। और आय जो होता है कंपनी के विनियोग नीति से क्या होता है? प्रभावित होता है। जो कंपनी का जो इनकम होता है वो डिविडेंड पॉलिसी से क्या होता है? इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस कॉन्सेप्ट का जो MM अप्रोच है उसमें ये समझिएगा, सिंपल सा एक लाइन समझिएगा कि एज पर MM अप्रोच के अंतर्गत कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करती है या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, तो इससे कंपनी की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है अथवा नहीं देता है, तो इससे कंपनी की जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान रखिए, अभी हम लोग इस क्वेश्चन इसको सिद्ध भी करेंगे, तो इसलिए तो बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थोड़ा सी बुक की भाषा समझते हैं, इसके कुछ हम लोग एजम्पशंस को समझ लेते हैं, फिर इसके रूल्स को बताते हैं। लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ गया है मोदी गिलानी और मिलर का सिद्धांत। देखिए, लाभांश का मोदी गिलानी और मिलर जो MM सिद्धांत ये मानता है कि कंपनी किसी भी लाभांश नीति आदर्श बाजार में उसके समग्र मूल्य के लिए क्या है? अप्रासंगिक है। ये इररिलेवेंस होता है। ये बात मैंने आपसे पहले बताया था, ये क्या होता है? ये इररिलेवेंस होता है। इसके पहले जो हमारा था वाल्टर था वो रिलेवेंस था। ध्यान रखिएगा कि इस बात से वह कितना प्रतिशत लाभांश वितरित करती है और कितना पुनर्निवेश के रूप में रखती है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी अपने इनकम का कितना पैसा वह एज ए डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करती है और कितना पैसा वो रिटर्न अर्निंग के रूप में रखती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशक जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो नगद में शेयर बेचकर अपना लाभ प्रभाव बना सकते हैं, और कंपनी द्वारा रखी गई कोई भी आय शेयर की कीमत में दिखाई देती है। ठीक है, मतलब कंपनी जो भी अपने पास इनकम के रूप में शेयर के रूप में पैसा रखा है वो उसको हम लोग कहीं भी उसको दिखा सकते हैं। ये MM का मानना था। ये बुक की भाषा में मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे चाहे न दे, इससे कंपनी के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे कंपनी उस पैसे को अपने रिटर्न अर्निंग के रूप में रख ले या फिर डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच डिविडेंड का रहा है। ठीक है, इसका ये इंग्लिश वर्जन भी दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कह रहा है कि मोदी गिलानी मिलर थ्योरी द डिविडेंड कह रहा पोस्टिज द कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी इज इरेलीवेंट। ठीक है, ये इरेलीवेंट होता है।
टू इट्स ओवरऑल वैल्यू इन द परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ये एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट में देखने को मिलता है। ये इसके एजम्पशन में आ जाएगा, ध्यान रखिए, ये इसके एजम्पशन में आपको देखने को मिलेगा। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार अ फर्म वैल्यू डिटरमाइंड बाय द अर्निंग, फर्म की जो वैल्यू होता है, ध्यान रखिए यहाँ पर ये की पॉइंट है, फर्म की जो वैल्यू होता है डिटरमाइन करता है उसके अर्निंग से, ध्यान रखिए उसके अर्जी से, बोले तो कंपनी ने कितना पैसा कमाया उस पर डिपेंड करता है। एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नॉट बाई हाउ मच इट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि ये नहीं देखा जाता है कंपनी में कि कितना हमने डिविडेंड का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, करा नॉट बाई, ठीक है, ये प्रभावित नहीं करता है एज ए डिविडेंड, ठीक है, कह रहा है कि नॉट बाई हाउ मच डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड। एक इस सब का कुल का मतलब क्या है कि कंपनी का जो वैल्यू होता है वो डिटरमाइन करता है उसके अर्निंग और उसके इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करता है। नॉट बाई मतलब ये उसके नहीं होता है क्या, हाउ मच डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड, मतलब कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है ये उसको प्रभावित नहीं करती है। बाई वर्षा हाउ मच इट रिटेन फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब ये भी कह रहा है कि डज नॉट मैटर डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करता है या उसे कितनी मात्रा में वो रिटेन रख रहा है या इसको री इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ कर रहा है, कोई मतलब नहीं। बिकॉज दिस इज़ बिकॉज इन्वेस्टर कैन बी क्रिएटेड दियर द ओन डिविडेंड स्ट्रीम बाय द सेलिंग एंड शेयर ऑफ बाय द कैश, मतलब ये बातें जो यहाँ पे लिख रहा है इसलिए क्योंकि निवेशक नगद में शेयर बेचकर अपना लाभांश के प्रभाव को बनाए रख सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर ये पॉइंट आप देखें यहाँ से, मैं आपको बता दूँ ये यहाँ से आप पढ़िएगा स्टूडेंट, ये इसका पूरा निचोड़ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब फन वैल्यू ये यहाँ से आप पढ़िए, ये इसका पूरा निचोड़ है, ठीक है, ये इसका निचोड़, इसको समझ लो का मोदी गिलानी खत्म, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके एजम्पशंस को समझिएगा, एजम्पशन जरूरी है। देखिए मैंने आपसे पहले बताया कि ये हमेशा क्या होता है अंडर द परफेक्ट मार्केट में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें करा कोई लेन देन की लागत नहीं, नो एनी कॉस्ट, नो एनी फ्लक्चुएशन कास्ट, नो एनी फ्लोटेशन कास्ट, कुछ भी कर लीजिए, तथा सभी निवेशक तर्कसंगत होते हैं, मतलब इनका मानना है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो लॉजिकली होते हैं, उनके पास पूर्ण एवं सम्मित जानकारी, मतलब उनको ये मानना था कि भाई शेयर होल्डर क्या होता है, बाजार का वो क्या होता है, किंग होता है, उसको बाजार के बारे में हर संभव जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। उसको मतलब कि कंपनी एक पूर्ण प्रतियोगिता में काम करती है जिसके जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, विवेकपूर्ण तरीके से, व्यवहार तरीके से क्या करते हैं, जानकारी लेकर अपना कार्य करते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, कह रहा कोई निगम कर नहीं लगता है, या लाभांश और पूंजीगत लाभ पर एक ही दर से टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब डिविडेंड हो चाहे कैपिटल हमारा गेन हो, टैक्स एक ही रेट से लगेगा, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, जिससे लाभांश पर पूंजीगत लाभ या इसके विपरीत कोई भी लागत का समाप्त नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कि इसमें किसी प्रकार का, ध्यान रखिए, कोई भी टैक्स की बात नहीं की जाती है, ठीक है, कोई भी इसमें टैक्स की बातें नहीं की जाती। किसी प्रकार का कोई दिवालियापन मतलब फ्लोटेशन कास्ट, संघ कास्ट कुछ भी करे एजेंसी लागत नहीं, प्रबंधकों और शेयरधारकों के बीच दिवालिया या एजेंसीगण की लागत का कोई नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन में बता दे रहा हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पशन ये कर लीजिएगा कि कंपनी एक परफेक्ट मार्केट के अंतर्गत काम करती है और उस परफेक्ट मार्केट में कस्टमर को या इन्वेस्टर को पूरी जानकारी होती है अबाउट द मार्केट, ठीक है, ये पहली बात है। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, सभी के लिए क्या होता है, फ्री ऑफ कास्ट होता है, निःशुल्क जानकारी ले सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी कास्ट नहीं होता है, ठीक है, किसी प्रकार कोई बर्डन या किसी प्रकार कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होता है, ठीक है, किसी प्रकार कोई फ्लोटेशन कास्ट नहीं होता है, ठीक है। और ध्यान की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है वो ऑलवेज क्या होता है, फिक्स नेचर का होता है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होता है, फिक्स नेचर का होता है, और इसमें रिस्क की जो मात्रा होती है बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ की पॉइंट थे, ये आपको समझना है। परफेक्ट मार्केट होता है, देयर आर द नो ट्रांजेक्शन कास्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन कास्ट नहीं है, एंड ऑल इन्वेस्टर आर द रेशनल एंड हैविंग द एक्सेस टू द परफेक्ट सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, एक्सेस करने के लिए वो रेशनल तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से क्या करते हैं, बाजार में एंट्री करते हैं, ठीक है। नो एनी टैक्स, किसी प्रकार का कोई भी टैक्स वैक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इसके MM अप्रोच के कुछ एजम्पशन। थोड़ा फार्मूले को समझते हैं कि MM अप्रोच कहता क्या है। लीजिए फार्मूला नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। फार्मूला आपसे कह रहा है कि ध्यान रखिएगा, P0 बराबर कह रहा है D1 + P1, D1 + P1
और अपान करा 1+k, ध्यान कि 1+ क्या करा है k, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ अगर क्लियर ना हो तो। ये P0 करा है, ये और आपका D1 + P1 अपान करा है 1+k। ठीक है, ये इसकी क्या है, वैल्यू है। ये हम लोग निकालेंगे, ध्यान रखिएगा क्या निकालेंगे, P0 का मान, P0 का मान निकालते हैं। और P0 है क्या, देखो यहाँ पर दिया है P0 क्या है कि ध्यान रखिएगा कि मतलब कह रहा है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगनिंग, मतलब कि वर्ष के प्रारंभ में, शुरू में उसकी कीमत क्या थी। तो यहाँ हम लोग P0 निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, P0 निकालते हैं कि मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ईयर। डी का मतलब क्या है, डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के अंत में हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं। डी का मान कितना है कि साल के अंत में हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं, इसकी बात कर रहा है। P1 की बात कर रहा है कि मार्केट प्राइस पर शेयर, ध्यान के एंड ऑफ द ईयर, ये साल के अंत शुरुआत की बात है। अगर मान लो हम कैलेंडर को ना फॉलो करके असेसमेंट को फॉलो करते हैं तो 1 अप्रैल की बात कर रहा है, ये हमारा ये हो जाएगा। 31 मार्च की अगर हम लोग बात करेंगे 31 मार्च का, तो ये हमारा P1 कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। बिगिनिंग की बात करेगा तो P0 और एंडिंग की बात करेगा तो P1। कि एक मतलब हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। असिस्टेंट अगर चाहें तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको डिराइव और तरीके से कर सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा हमें क्या निकालना है। अगर हमें जैसे मान लो ये तो हो गया P0, अगर हमें लास्ट का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बोलिए। अगर हमें यहाँ से P0 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ, हमें ये निकालना है। तो सर कोई बात नहीं, P1 निकाल दीजिए। क्वेश्चन में ज़्यादातर यही पूछता है, धन के क्वेश्चन में ज़्यादातर यही पूछता है आपसे। तो P1 बराबर इसको हम कर सकते हैं सर, ये आप P0 रख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा इसके साथ बट्टे में जब ये जाएगा तो इसके साथ, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा 1+k और माइनस कर देंगे D1। बोलिए स्टूडेंट, क्या इस फार्मूले को इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, सर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब आप डिपेंड ये करेगा एंडिंग का पूछ रहा है कि बिगिनिंग का पूछ रहा है। मोस्टली क्वेश्चन आपको हमेशा इस प्रकार पूछेगा, एंडिंग का, एंडिंग की वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, बिगिनिंग का कहेगा तो ये आप रख सकते हैं। स्टूडेंट चाहे तो अब ये रख, इसका मान दिया रहेगा तो ये निकाल लीजिए, इसका मान दिया रहेगा तो ये निकाल लीजिए, रख के कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक मैं आपको यहाँ पर आज जो हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं कि क्या जो मैंने ऊपर बताया आपको कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे या न दे, इससे कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, ये बातें स्टूडेंट मैंने पहले बताया था कि इस पर इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे अथवा न दे, इससे कंपनी की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर कभी भी कंपनी की वैल्यू को निकालना हो, कंपनी की वैल्यू को निकालना हो तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कंपनी की वैल्यू अगर निकालना हो तो मैं एक यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ स्टूडेंट, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर सिद्ध भी करने वाले हैं। ठीक है, तो V बराबर कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है N, ये ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट है। ओके तो ये कह रहा है N प्लस डेल्टा N, वही मैं बात का मतलब बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ N प्लस डेल्टा N। इसके बाद ब्रैकेट बंद, यहाँ पे रखेगा P1 जो ऊपर हम लोग निकाले हैं, ये मान, ये वाला मान, और माइनस करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बोले तो I, इन्वेस्टमेंट बोले तो I का मान रखिएगा प्लस ई का मतलब क्या कर रहा है, अर्निंग। ध्यान रखिएगा ई का मतलब क्या कर रहा है, अर्निंग। ब्रैकेट बंद, यहाँ भागे 1+k। आप चाहें तो इसको इसके बटे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको इसके बटे भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, V का मान, सर V बोले तो कंपनी की वैल्यू। स्टूडेंट इस फार्मूले को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अभी हम लोग इस पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मतलब n, हाँ n बराबर क्या है, ध्यान रखिएगा n अगर आपसे कोई कहे n, तो n बराबर देखिए करंट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है,
करेंट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। और ये डेल्टा एन क्या कर रहा है, जो हमें एडिशनल, ध्यान रखिए, हमें जो एडिशनल या इसको कह लीजिए अतिरिक्त अंशों की संख्या, हमें एडिशनल नंबर ऑफ शेयर कितनी चाहिए, एडिशनल डेल्टा एन इक्वल टू एडिशनल नंबर ऑफ शेयर। आई का मतलब क्या, देखिए इन्वेस्टमेंट है, आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट है, विनियोग की बात कर रहा है। और ई का मतलब क्या है, अर्निंग, ई का मतलब क्या है, अर्निंग, इसको बोलते हैं विनियोग और इसको बोलते हैं अर्जित या आय। के का आप समझते हैं, वही के मतलब ये कास्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या था, एमएम का फॉर्मूला। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई, बोलिए। अब स्टूडेंट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट घबराइए मत, बहुत मज़ा आने वाला है सवाल में, बस थोड़ा सा बड़ा होगा, नॉर्मल क्वेश्चन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि स्टार लिमिटेड हैज कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के कमान दे दिए स्टूडेंट, के कमान दे 12%। अब मैंने बताया 12 को मतलब आप 0.12 कर दीजिए। द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ये कर रहा है 10 लाख। लो भाई, कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो कर रहा है 10 लाख। ध्यान रखिए स्टूडेंट, इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जितना करिए उतना इंपॉर्टेंट है। इस सवाल से हम लोग वेरीफाई भी करेंगे, कंपनी की वैल्यू भी निकालेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में पी का मान क्या हो रहा है, और डिविडेंड देगा तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, नहीं देगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। 10 के रेट से, मतलब इस समय जो एट द एंड ऑफ हमारा बिगनिंग ईयर है उस समय वो शेयर का मान मतलब P0 का मान दे दिया है 10। एज्यूम द न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब आई की बात कर रहा है, अर्निंग बोले तो ई की बात कर रहा है, एंड डिविडेंड की बात कर रहा है बोले तो डी की बात कर रहा है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये कह रहा है 3,40,000, मतलब आई का मान दिया 3,40,000 और डिविडेंड कर रहा है 2,75,000, और सॉरी अर्निंग 2,75,000, इन्वेस्टमेंट 340 है, अर्निंग 2,75,000 और डिविडेंड कितना है, ₹2.5 पर शेयर, 2.5 पर शेयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो अंडर द एमएम एजम्पशन, आपको एमएम एजम्पशन के थ्रू द पेमेंट ऑफ डी बोले तो डिविडेंड डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब ये बताना है कि आपको एमएम अप्रोच के अंतर्गत ये दर्शाना है या दिखाना है या बताना है कि डी जो आपका है डिविडेंड डज नॉट इफेक्ट, मतलब अगर डिविडेंड देते हैं तो कंपनी के वैल्यू को इफेक्ट नहीं कर देंगे, मतलब एक बार देंगे तो अभी हम लोग चेक करेंगे, एक बार नहीं देंगे तो भी चेक करेंगे, ठीक है। हिंदी समझिए। स्टार लिमिटेड की सम अंश की पूंजी लागत 12% दिया है, फर्म का बाजार मूल्य 10 लाख है जो कि 10 रुपये वाले अंशों में डिवाइड किया गया है। वर्ष के अंत में नए विनियोग, अर्जन और लाभांश 3,40,000 या 2,75,000 ₹2.5 है। बताए कि एमएम मान्यता के अंतर्गत लाभांश का भुगतान फर्म के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहले अगर हम लोग डिविडेंड देंगे, डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या किया जाए, एक बार देंगे तो क्या होगा। तो पहले नहीं वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले नहीं वाला सॉल्व कर लेते हैं तब तो मालूम चलेगा। और हमें ये मालूम चल गया, ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमें मालूम चल गया कि हमारा वैल्यू क्या है 10 लाख, यही हमारा आना चाहिए। अगर ये हमारा आएगा सेम तो इसका मतलब एमएम अप्रोच करेक्ट है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो वो कह रहा है, पहला कर लीजिएगा, व्हेन डिविडेंड नॉट पेड, पहले में डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, प्लीज़ 10 मिनट का क्लास और है तो 10 मिनट तक माइंड कंसंट्रेट रखिएगा, ठीक है। प्लीज़ 10 मिनट तक माइंड कंसंट्रेट रखिएगा। तो स्टूडेंट हम लोग को यहाँ निकालना है, क्या क्या निकालना है, सारे मान निकाल दें। पहले P0 का मान रख लो, सर P0 दिया है 10, के का मान दिया 12% मतलब 0.12, यस। और क्या, और क्या, इसमें डिविडेंड नहीं देंगे तो डी की बातें मत करो, ठीक है। इसमें डी की बातें मत करो, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमने बताया कि हमें P1 का मान निकालना है, तो P1 बराबर क्या होता है, P0 1 + के
1 प्लस के और माइनस D1, ठीक है, निकालो जी। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P0 बराबर 10, ये 1 प्लस 0.12 माइनस 0। तो देखो स्टूडेंट कहाँ गया भाई, हाँ P1 बराबर ये हो जाएगा 10। अब इसमें स्टूडेंट इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.12 और माइनस 0 से मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो P1 का मान कितना हो गया, P1 का मान हो गया 11.2, 11 पॉइंट मतलब 11 रुपये 20 पैसे। मतलब कि एट द बिगिनिंग में हमारा 10 रुपया था और लास्ट में कितना हो गया, 11 रुपया 20 पैसा। कंपनी के वैल्यू निकल गया, ठीक है, पी का मान निकल गया, प्राइस, ध्यान रखिए कंपनी के शेयर की प्राइस निकल गई। अब ये चेक करेंगे, ये हम लोग चेक करेंगे कि जो डिविडेंड दिया गया है, जो डिविडेंड दिया गया है इससे कंपनी के ओवरऑल वैल्यू पर क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है, कंपनी की वैल्यू पर इफेक्ट क्या करेगा। अच्छा स्टूडेंट ये देखिए, ये देखिएगा क्वेश्चन में, हाँ कंपनी के पास देखिए, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,40,000, इन्वेस्टमेंट कितना है 3,40,000 और अर्निंग कितना है 2,75,000, डिविडेंड तो दे नहीं रहा है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो हमें एडिशनल पैसे की हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एडिशनल हमें 3,40,000 में इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमारी कमाई कितनी है 2,75,000। आप सोचिए स्टूडेंट कि हमें 3,40,000 की रिक्वायरमेंट है जिसमें 2,75,000 मेरे पास ऑलरेडी है, तो हमें कितना और चाहिए, हमें कितना और चाहिए स्टूडेंट। तो सर आप कहेंगे 3,40,000 आपको चाहिए और जिसमें से हमारे पास 2,75 है, हमारे पास 2,75 है, तो हमें 65,000 रुपये ना 25,40 बिल्कुल, हमें 65,000 रुपये की, ध्यान रखिएगा, हमें 65,000 रुपये की और रिक्वायरमेंट है, मतलब वित्त की आवश्यकता, वित्त की आवश्यकता। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, जैसे हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 3,40,000 चाहिए, हमारे पास कमाई कितनी है, सर हमारे पास कमाई 2,75,000 है, तो हमें कितने की पैसे की ज़रूरत है, 65,000 की, हमें कितनी ज़रूरत है, 65,000 की ज़रूरत है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, हाँ अगर हम नए शेयर की बात करें तो नए शेयर, नए अंश फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अगर निकालेंगे तो 65,000 और आज का भाव क्या है सर 11 रुपया 20 पैसा। अगर स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे तो नया शेयर निकल जाएगा, तो भाग कर देंगे इसमें तो आपका आ जाएगा ये 5,804। फिलहाल हमें ये नहीं पूछा, हमें वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू में रखिए स्टूडेंट वी का मान, और वी का मान देखिए अभी मैंने ऊपर लिखा है, ये कहाँ गया, यस ये फार्मूला n प्लस डेल्टा एन, एन प्लस डेल्टा एन P1 माइनस आई प्लस ई, ध्यान रखिएगा, ओके। तो रखिए तो देखिए अब मैं फार्मूला एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, n प्लस डेल्टा एन, एन प्लस डेल्टा एन, और यहाँ क्या था सर P1 था, ठीक है, माइनस क्या था आई और प्लस ई ना, और यहाँ था डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 प्लस के से। अब इसको चाहे बट्टे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रखो स्टूडेंट, तो n, अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें, देखिए यह मतलब करंट, देखो करंट की संख्या की बात करें, देखो कंपनी में इस समय जो करंट है, कंपनी के इस समय जो वैल्यू है वो 10 लाख है, 10 लाख है ना, और एक शेयर का दाम कितना है 10। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर इसका डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा सर, नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा 1 लाख आएगा। तो इस समय जो करंट शेयर है 10,000 सॉरी 1 लाख शेयर है, 10 के रेट से तब जाकर ये कितना हो रहा है 10 लाख। तो इस समय मालूम चल गया कि n बराबर हमारे पास कितना है सर 1 लाख। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, माइंड बिल्कुल हाईली कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, प्लस डेल्टा एन। अब डेल्टा एन हमें एडिशनल कितने की रिक्वायरमेंट है सर, यही रखिए 65,000 डिवाइड बाई 11.2। चलिए अब कह रहे P1 का मान ये हो गया 11.2, बिल्कुल बहुत अच्छा। सर आई इन्वेस्टमेंट में मालूम है कितना है सर, हमें 3,03,000 है भाई ये, ओके।
तो ये क्या हो गया इसको, ओके। तो हमें कितना चाहिए, 3,40,000। ओके, प्लस प्लस क्या है, ई कितना है, अर्निंग 2,75,000, 2,75,000। अब बटे ओवरऑल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओवरऑल 1+1 2। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारा, अगर इसका हम एलसी ले लें स्टूडेंट, एलसी, इसका एलसी बटे में इसके 1 लिख दूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक सेम हो जाएगा इसमें 11 का। अब 11.2 में अब 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये 11,20,000 होगा। कितना होगा, 11,20,000 होगा सर, प्लस 65,000 होगा। अब बटे तो ऑलरेडी है, मैं लिख दूँ क्या, हाँ लिख दें, आप समझ नहीं पाओगे। 11.2 और इंटू 11.2 माइनस, यानी कि ये हमारा 3,40,000, ये हमारा क्या है 2,75,000। ठीक है, कितना है 2,75,000। तो अगर इसमें से घटाते हैं तो माइनस का 65,000। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, अपान ऑलरेडी क्या है 1.12। अब स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो ये कट गया। अब देखिए ये 11,20,000 में 65,000 जुट रहा है और 65,000 घट रहा है। क्या इसको हम कट कर सकते हैं, बोलिए, क्या इसको हम कट कर सकते हैं। देखिए ये अब चूँकि बेटा हमने एलसी में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, 11,20,000 हो गया, 65,000 ऑलरेडी था, बटे 11.2 और 11.2, ये मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और 3,40,000 में 2,75,000 घटा दे तो ये आपका 65,000। तो ये 65,000 जुट रहा है, ये 65,000 घट रहा है, तो इससे ये राइट ऑफ हो गया। तो बचा क्या स्टूडेंट, सर बचा ओवरऑल 11,20,000 बचा, और अपान क्या बचा 1.12। तो अगर स्टूडेंट हम भाग करें इसमें से तो ओवरऑल हमारा कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। और यही हमारा करेंट टाइम में कंपनी की वैल्यू भी है। यही स्टूडेंट अगर हम बात करें, ये देखिए करेंट टाइम में कंपनी की वैल्यू भी हमारी कितनी है, 10 लाख ही है। ठीक, तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया स्टूडेंट कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं दे रही है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, तो कंपनी की जो शेयर की जो वैल्यू हो रही है, प्राइस जो हो रही है, वो तो हमारी बढ़ जा रही है। बिगिनिंग पे हमारा क्या था, 10 रुपये था, बिगिनिंग पे 10 रुपये था, और एंड पे कितना हो गया, 11.20 हो रहा है। लेकिन कंपनी की वैल्यू पर ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो 10 लाख पहले था, आज भी 10 लाख बरकरार है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इसको और भी बच्चों के साथ, जिससे अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सर अभी तक तो हम लोग क्या पढ़े, डिविडेंड अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा। सर एक बात और चेक भी करें कि सर अगर डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड अगर पे करते हैं, तो क्या हमारा ये भी 10 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा स्टूडेंट, चलिए इसको भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। लीजिए स्टूडेंट, घबराइए मत, अभी आपको हम फिर दे देंगे स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट अभी निकाल लीजिए, मुझे मालूम वेट नहीं कर पाओगे आप लोग। कर लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम लोग अब देखते हैं डिविडेंड दिया जाए, क्या दिया जाए, तो क्या होगा। कह रहा है कि व्हेन डिविडेंड पेड, अगर डिविडेंड पेड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग डिविडेंड पेड करेंगे तो क्या होगा। आइए पहले काम करते हैं, इसमें करेंट वैल्यू निकालो। तो पहले यही निकाल लो, आपको मालूम होगा P1 बराबर होता है P0 1 प्लस के और माइनस D1। ठीक है स्टूडेंट, P1 हमें निकालना है, P0 का मान दिया है 10, 1 प्लस के का मान 0.12। और स्टूडेंट इस केस में देखो, इस केस में ये देख लीजिए, यहाँ पर डिविडेंड कितना पे कर रहा है, ये डिविडेंड सर डिविडेंड पे कर रहा है 2.5, 2.5 रुपया। ध्यान कि ये कितना कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये 2.5 रुपये पे कर रहा है।
तो इसका मतलब पहले में नहीं दिया तो इसमें दे रहा है 2.5 रुपया, तो सर माइनस कर देंगे यहाँ पे 2.5। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा P1। इसको 10 इंटू अगर हम का बात करें तो क्या हो जाएगा ये 1.12 माइनस 2.5, तो ये हो गया P1। ये हो जाएगा 11.2 माइनस 2.5। तो P का मान स्टूडेंट अगर हम बात करें घटा देंगे 0 7 10 में से 2 8.70 8 रुपये 70 पैसा। कितना स्टूडेंट 8 रुपये 70 पैसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिविडेंड हम दे रहे हैं तो इससे कंपनी का जो प्राइस हो रही है वो क्या हो रही है, जो 10 था आज हो गया 8 रुपये 70 पैसा। क्या हो गया स्टूडेंट 8 रुपये 70 पैसा हो रहा है। अब ओवरऑल चेक करेंगे कि कंपनी की वैल्यू पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, कंपनी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बताइए। अच्छा, अब हमें देख लें कि हमें जो वित्त की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता जैसे उसमें निकाले थे हम लोग, वित्त की कितनी हमें आवश्यकता है ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले ये हमें निकाल लें वित्त की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। देखिए हमें सर ज़रूरत थी 3,40,000 की। हाँ सर सही बात है। और हमारी कमाई कितनी थी स्टूडेंट, हमारी कमाई थी 2.75। ये देखिए अर्निंग कितनी थी 2.75। अब स्टूडेंट ये बताइए मुझे 2,75,000 आपके पास था और आप डिविडेंड दे रहे हैं कितना 2.5 रुपया, तो 2.5 एक पे दे रहे हैं तो आपके पास शेयर कितना है सर 1,00,000 शेयर है। अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका अमाउंट कितना हो रहा है 2.5 लाख। बताओ कितना भाई, एक शेयर पर हम 2.5 रुपये दे रहे थे, 1,00,000 शेयर पर 2.5 लाख, तो 2.5 लाख तो हमारे पास तो चला गया। बोलो 2.5 लाख चला गया। हमारे पास रियल में ये बचा कितना है सर 25,000 से बचा है। कितना बचा 25,000। ध्यान रखिएगा हमारे पास 2.75 था लेकिन हमने इसमें से 2.5 लाख रुपये शेयर दे दिया, 2.5 लाख रुपये डिविडेंड दे दिया। सर एक डिविडेंड पे हम दे रहे हैं 2.5 दे रहे हैं स्टूडेंट, तो 1,00,000 पे कितना देंगे, हमारे पास शेयर कितना है 1,00,000, तो 2.5 लाख तो हमारा निकल गया। अब था कितना 2.75 था। ठीक है, तो यहाँ रियल में कितना बचा 25,000 हमारे पास बचा। तो हमें ज़रूरत कितना है, हमें से ज़रूरत है 3,15,000 की, 3,15,000, 3,15,000 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है चलिए। और अगर हम नए शेयर की बात करें, नए शेयर मतलब नए अंश की बात करें तो कोई बात नहीं, निकाल दीजिए आप। सर 3,15,000 अपन आज का रेट क्या है 8.7। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 36,207। एक मिनट चेक कर ले कैलकुलेटर से। हाँ ठीक। अब हमें निकालना है वी का मान निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, वी का मान। और वी का मान मैंने क्या होता है सबसे पहले एन प्लस डेल्टा एन। ठीक है स्टूडेंट, एन प्लस डेल्टा एन, और ये होता है P1। ठीक है, P1 माइनस क्या होता है स्टूडेंट आई और प्लस अर्निंग। ठीक है, और स्टूडेंट डिवाइड क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड ये कर देते हैं 1 प्लस के। आप भाग यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान रखो स्टूडेंट थोड़ा से वी का मान हमें निकालना है एन। एन हमें मालूम है सर, एन हमारा क्या है वर्तमान या करेंट हमारा क्या है 1,00,000 और प्लस डेल्टा एन हमें कितना चाहिए सर, तो सर 3,15,000, 3,15,000 डिवाइड बाई 8.7। अब P1 का मान यही है सर 8.7 माइनस 3,40,000, 3,40,000 और प्लस ये कितना है स्टूडेंट 2,75,000। ई बराबर कितना है 2,75,000। अपान क्या आ जाएगा स्टूडेंट बट्टे सर वही 1 प्लस के मतलब 1.12। आओ
स्टूडेंट अगर इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, एलसी इसका भी लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट ये जाएगा 8,70,000। सही बात है, आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और प्लस 3,15,000 बटे ये जाएगा 8.7 और ये 8.7 माइनस, ठीक है स्टूडेंट। आइए तो इसमें से हम लोग ये घटाते हैं सर, इसमें से घटाएंगे सर 65,000 आएगा। हाँ बहुत अच्छा, अपान 1.12 ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब बच्चा कैंसिल तो 8,70,000 प्लस 3,15,000, ठीक है स्टूडेंट। 8,70,000 प्लस 3,15,000 जोड़ेंगे, ठीक है, अब माइनस कर देंगे 65,000। एक मिनट जोड़िए, 8 3 11, 8 3 11 लाख स्टूडेंट कितना 85,000, 11,85,000 हो गया। माइनस 65,000 करेंगे, कितना रहा 8,85,000 माइनस 65,000 करेंगे तो आ रहा है 11,20,000। 11 स्टूडेंट 11,20,000। देखो 8,70,000 प्लस 3,15,000 ऐड करेंगे, माइनस 65,000 करेंगे, 11,20,000, 1.12। स्टूडेंट अगर इसको भी हम लोग भाग करेंगे तो हम लोग का जो वी का मान आ जाएगा वो पूरा का पूरा क्या आएगा, 10 लाख आएगा। लो भाई सिद्ध हो गया, इसका भी हमारा कितना आ गया, वी का मान 10 लाख आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कि डिविडेंड दे रहे हैं तो भी हमारा 10 लाख आ रहा है, और डिविडेंड अब पिछले वाले में देख रहे हैं कि नहीं दिए थे तो भी हमारा कितना आ रहा है, 10 लाख ही आ रहा है। हाँ वो अलग बात है कि कंपनी का जो पी का मान हो रहा है वो बदल रहा है। डिविडेंड जब नहीं दे रहे हैं तो पी का मान जो कंपनी के प्राइस का शेयर का वैल्यू हो रहा है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बढ़ जा रहा है, जब नहीं दे रहे हैं तो, और जब दे रहे हैं तो ये घट जा रहा है। लेकिन ओवरऑल दो कंपनी की जो वैल्यू हो रही है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये क्वेश्चन जो पूछा आपसे था, ये जो क्वेश्चन पूछा था ये देख लीजिएगा कि लाभांश का भुगतान फर्म के मूल्य को प्रभावित करता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं करता है। मतलब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे चाहे न करे, कंपनी के वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही बताया था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था ओवरऑल आपका डिविडेंड पॉलिसी में MM अप्रोच, मोदी, गिलानी और मिलर। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर ना समझ में आया तो स्टूडेंट इसको वीडियो को रोक कर पॉज करके अब इसको 2-3 बार में देखिएगा। कम से कम इसको 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे स्टूडेंट तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इतना ईजी, इतना डिटेल में स्टूडेंट शायद ही आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये क्लास MCOM के साथ BCOM ओवरऑल जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, UGC नेट के लिए, CA में, ओवरऑल जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम सब में बहुत ही पूछता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये है स्टूडेंट, ये चैप्टर पूरा डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट कल से। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।